Hello children. In previous lecture we discussed about chapter number 1 in geography. डिस्कस किया था आपके ज्योग्राफी के बारे में और उससे रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिया था और बोला था आप उसको कर लीजिए। आपने इंडियन साइज एंड लोकेशन उसमें पढ़ा था उस चैप्टर में। तो आपके हिस्ट्री का 3 चैप्टर फिनिश हो चुका है, ज्योग्राफी का 1 चैप्टर फिनिश हो गया है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आप कर चुके हैं, बुक एक्सरसाइज भी आप कर चुके हैं। आज डिस्कस करते हैं आपके सिविक्स का पहला चैप्टर। ठीक, सिविक्स का जो पहला चैप्टर ये कुछ और था, डेमोक्रेसी इन वर्ल्ड ऐसे समथिंग कुछ था। सीबीएसई ने उसे अपने सिलेबस से निकाल दिया है, सीबीएसई ने उसे हटा दिया अपने सिलेबस से। और अब जो आपका पहला चैप्टर है सिविक्स का, वो चैप्टर है व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। ये पहले चैप्टर नंबर 2 था, लेकिन इस समय आपको इसे चैप्टर नंबर 1 में पढ़ना है, व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। आपको मैं फिर बता दूं, जुलाई में आपके एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं जिसमें हिस्ट्री के 3 चैप्टर, ज्योग्राफी का 1 चैप्टर और सिविक्स का 1 चैप्टर हो गया। सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। आज मैं सिविक्स का आपका पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं और 1-2 वीडियो में यानी ट्यूसडे तक आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। यानी आपके 5 चैप्टर एसएसटी के आ रहे हैं जो मैं फिनिश कर दूंगा। जो क्वेश्चंस आपको होमवर्क के तौर पे भेजे जा रहे हैं, क्वेश्चन वहीं से बनेंगे, उससे अदर कुछ नहीं आएगा। बाई चांस किसी बच्चे के पास होमवर्क अगर नहीं पहुंचा है तो वो मेरा वीडियो पूरा देख ले। वीडियो अगर वो देख लेता है तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस भेजे जाएंगे या क्वेश्चंस पेपर बनेंगे उसको बड़े आराम से सॉल्व कर सकता है। अगर उसके पास होमवर्क नहीं पहुंचा है तो घबराने वाली बात उसमें नहीं है। क्लियर? तो ये स्टार्ट करते हैं आज न्यू चैप्टर, आपके सिविक्स का पहला चैप्टर, व्हाट इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है, व्हाई डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्यों है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड डेमोक्रेसी, बहुत इंपॉर्टेंट। निश्चित तौर पे कोई देश अगर खुद को डेमोक्रेटिक कंट्री कहे तो समझिएगा निश्चित तौर पे वो देश बहुत अच्छा है और इन फ्यूचर में वो अन्य देशों का जो अदर कंट्रीज़ है उसका लीडर बनने की वो क्षमता रखता है। डेमोक्रेसी वो वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है डेमोक्रेसी। आप जानते ही होंगे वर्ल्ड का अगर मैं सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री कहूँ तो वो इंडिया ही लिया जाता है। कुछ अमेरिका को भी कहते हैं, यूएसए भी बहुत बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन इंडिया इज़ मोर नंबर 1 डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड। बहुत बड़ी डेमोक्रेसी वर्ल्ड लेकर आता है। इंडिया को हम लोग क्या कहते हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन कंट्री। मतलब हम डेमोक्रेसी भी हैं यानी लोकतंत्र भी रखते हैं और रिपब्लिक यानी गणतंत्र भी रखते हैं, हमारे अंदर दोनों है। बहुत एक वर्ड आ गया रिपब्लिक, रिपब्लिक मीन्स क्या होता है, इट्स डेमोक्रेसी तो चैप्टर ही है, लेकिन रिपब्लिक मीन्स क्या होता है। तो याद रखिए, रिपब्लिकन कंट्री उस कंट्री को कहते हैं जहां जो सबसे बड़ा लीडर होता है, यानी एज ए प्रेसिडेंट वो हेरिडिटरी नहीं होता, यानी वंशानुगत नहीं होता। यानी हमारे जो भारत का फर्स्ट सिटीजन है वो डायरेक्ट उसका बच्चा राष्ट्रपति बने फिर उसका बेटा राष्ट्रपति बने, ऐसा नहीं है। मतलब हेरिडिटरी नहीं है, यहाँ जनता द्वारा वो चुना जाता है। ऐसे कंट्रीज को रिपब्लिकन कंट्री कहते हैं। दूसरा कंडीशन भी है, ये तो पहला कंडीशन हो गया कि वो जो सबसे बड़ा अधिकारी है वो कभी वंशानुगत नहीं होना चाहिए। दूसरा है ये पावर का मतलब पावर का पृथक्करण होना चाहिए, डिवाइडेशन ऑफ पावर, मतलब पावर सब में बंटना चाहिए। सिंपल कहने का मतलब है, अगर यहाँ प्रेसिडेंट पावर है तो प्राइम मिनिस्टर भी पावरफुल है, भैया चीफ मिनिस्टर पावरफुल है तो गवर्नर भी पावरफुल है। यानी पावर जो है वो अधिकारियों के बीच में बट चुका है। ऐसे कंट्री को रिपब्लिकन कहते हैं। यानी रिपब्लिक के 2 क्वालिटी, फर्स्ट वन, पहला नागरिक वंशानुगत यानी हेरिडिटरी नहीं होना चाहिए, और दूसरा पॉइंट है शक्ति का डिवाइडेशन होना चाहिए, बंटवारा होना चाहिए। ये 2 पॉइंट है रिपब्लिकन के। ठीक, तो ये आपको ध्यान में रखना है। कभी कोई पूछ लेगा 26 जनवरी हम क्या मनाते हैं, बोलोगे रिपब्लिक डे मनाते हैं। कोई पूछ लिया रिपब्लिक किसे कहते हैं तो कहोगे बाद में बताऊंगा, गूगल जाओ सर्च करके आऊँगा तब बताऊंगा। तो आप गूगल नहीं सर्च कर पाएंगे क्योंकि उसमें ये आंसर दिया ही नहीं है। तो ध्यान में रखिए, रिपब्लिक कंट्री कहे जाने के पीछे यही 2 रीजन होने चाहिए और वो दोनों रीजन भारत में है, इसलिए इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन कंट्री। क्लियर? आइए आज डिस्कस करते हैं आपका डेमोक्रेसी जो आपका मेन चैप्टर है, और इसमें पहले इसका इंट्रो लेते हैं, यानी व्हाट इज डेमोक्रेसी। सिंपल डेफिनेशन है, डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल। डेमोक्रेसी गवर्नमेंट का एक फॉर्म होता है, रूप होता है, जिसमें लोग अपने नेता को यानी रूलर्स को चुनते हैं। क्लियर? डिफिनेशन तो बहुत ईजी है, लेकिन ये डिफिनेशन काफ़ी डीप है क्योंकि इसमें कुछ वर्ड्स हैं।
फर्स्ट वर्ड देखो क्या होता है, रूलर्स। आप जानते हैं रूलर्स कई प्रकार के होते हैं। राजा जो राज करे वो भी रूलर्स है, डिटेक्टर जो राज करे वो भी रूलर्स है। तो रूलर्स भी कई तरह के होते हैं, तो कौन से रूलर, पहला क्वेश्चन क्लियर। दूसरा, इलेक्टेड, इलेक्शन भी कई प्रकार का होता है, एक जनता चुनती है, दूसरा वंशानुगत किए जाते हैं, कुछ इलेक्शन कुछ मेन पार्टी ग्रुप के लोग करते हैं, मतलब इलेक्शन भी कई प्रकार के होते हैं। तो यहां दूसरा क्वेश्चन बन गया इलेक्शन कैसा होता है, क्लियर। तीसरा क्वेश्चन बनेगा पीपुल, तो पीपल में तो सभी आ जाते हैं, छोटे जो बच्चा जन्म लेता है वो भी पीपल्स में आ जाता है। तो कैसे पीपल, मतलब यहाँ तो 18 साल से ऊपर वाले वोट दे पाते हैं ना, तो पीपल पूछ लेगा ना, पीपल में तो सभी आ जाते हैं। तो पीपल से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन हो गया कि कैसे पीपल, पहला क्वेश्चन कैसे रूलर, दूसरा क्वेश्चन कैसा इलेक्शन, तीसरा कैसे लोग, और चौथा है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ये भी कई प्रकार का हो सकता है डिक्टेटरिज्म गवर्नमेंट फॉर्म हो रहा है, हो सकता है किंग वाला गवर्नमेंट फॉर्म हो रहा है। तो कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कैसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये 4 क्वेश्चन सोचिए आपके इसी डिफिनेशन से बन जा रहा है। देखने में कितना सिंपल लग रहा है डिफिनेशन, डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल, बहुत इजी। लेकिन यहाँ 4 वर्ड कई क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं, घबराओ मत, ये चारों क्वेश्चंस, चारों वर्ड से जो रिलेटेड क्वेश्चंस बन रहे हैं, इनको मैं आगे डिस्कस करूंगा, आगे चैप्टर में डिस्कस करूंगा। अभी उसके बारे में हम बात नहीं करते हैं, केवल आप सिंपल डिफिनेशन अभी याद रखिए, क्लियर। ये वर्ड में डिस्कस करूंगा कि कैसे रूलर्स होने चाहिए, कैसा इलेक्शन होना चाहिए, कैसे लोग होने चाहिए, गवर्नमेंट का फॉर्म कैसा होना चाहिए, ये चारों क्वेश्चन आगे के चैप्टर्स में डिस्कस किए जाएंगे, क्लियर। आगे बढ़ाते हैं। आपके बुक का जो पहला टॉपिक है वो टॉपिक है मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स, क्लियर। मेजर डिसीजन, कई सारे डिसीजन लिए गए हैं इलेक्टेड लीडर्स के द्वारा। उसमें आपका सबसे पहले एक एग्जाम्पल लिया है पाकिस्तान का, पाकिस्तान को डिफाइन करवाया गया है यहाँ पे। पाकिस्तान का कभी एक जनरल ऑफिसर हुआ करते थे, जनरल परवेज मुशर्रफ जी, क्लियर। अक्टूबर 1999 में इन्होंने क्या किया, डेमोक्रेसी को पाकिस्तान में खत्म कर दिया और वहां मिलिट्री कूप लगा दिया, यानी मिलिट्री का राज कायम कर दिया। क्या किया वहां, जो थोड़ी बहुत डेमोक्रेटिक, मैं बताऊंगा कि पाकिस्तान में क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है पाकिस्तान की, नहीं वो आगे, लेकिन अभी यहाँ थोड़ा एग्जाम्पल ले लीजिए। परवेज मुशर्रफ ने क्या किया, जो वहाँ नवाज शरीफ की सरकार थी, शायद वो इलेक्टेड थे नवाज शरीफ जी, उनको इसने किसी करप्शन या पता नहीं किस केस में फंसा के उनको पद से हटा दिया और वहाँ मिलिट्री कूप लगा दिया, यानी मिलिट्री शासन लगा दिया, क्लियर। अक्टूबर 1999 में डेजिग्नेटेड हिमसेल्फ एज प्रेसिडेंट, और 1999 उन्होंने खुद क्या किया, वहाँ का प्रेसिडेंट अनाउंस कर दिया। परवेज मुशर्रफ ने 1999 में वहाँ डेमोक्रेटिक सरकार यानी पब्लिक के द्वारा चुनी गई गवर्नमेंट को हटा दिया और वहाँ मिलिट्री कूप लगा दिया, क्लियर। 5 साल राज किया। रिफरेंडम इन 2002 ग्रांटिंग हिम ऑन एक्सटेंशन फॉर 5 ईयर। यहाँ एक वर्ड आ गया रिफरेंडम। आप सर रिफरेंडम क्या होता है, देखिए रिफरेंडम क्या होता है, जैसे कोई चीज़ें, जैसे मान लो कोई मंत्री है, वो एक योजना चला रहा है, कोई योजना चला रहा है, उसने योजना को क्या किया, अपने वेबसाइट पे अपलोड कर दिया। जनता उससे राय उसने मांगी, उसने कहा ऐसा है, आप लोग यस में जवाब दीजिए या नो में जवाब दीजिएगा, या यस कहिएगा या नो। यानी इलेक्शन जब यस और नो में किया जाए तो उसे कहते हैं रेफरेंडम, क्लियर। तो इन्होंने 2002 में एक रेफरेंडम लागू किया पाकिस्तान में और पाकिस्तानी पब्लिक ने यस का जवाब दिया। इन्होंने रेफरेंडम क्या लागू किया था कि जनरल परवेज मुशर्रफ को प्रेसिडेंट का कार्यकाल और कुछ दिनों तक बढ़ाया जाना चाहिए। पब्लिक ने यस बोला, ग्रांटिंग हिम ऑन एक्सटेंशन फॉर 5 ईयर्स। इसी वजह से इन्होंने अपने कार्यकाल को 5 साल के लिए और बढ़ा लिया, क्लियर। अब यस क्या, जैसे क्या हो गया कश्मीर को लेके, जैसे पाकिस्तान बोल रहा है कि कश्मीर के लिए आप पाकिस्तान में रेफरेंडम लागू कीजिए, यानी रेफरेंडम मींस क्या, पाकिस्तानी जनता से पूछिए कि वो कश्मीर चाहते हैं कि नहीं, यस आर नो, तो ये था रेफरेंडम, क्लियर।
आप कुछ लोग कहते हैं कि मिलिट्री के डर के वजह से पब्लिक ने यस यस किया, कुछ कहते हैं नहीं पब्लिक में परवेज मुशर्रफ का बहुत बड़ा रोल था तो पब्लिक ने इन्हें पसंद किया। पता नहीं क्या वहाँ रहा है, अंदर अंदर की सूचना तो किसी को नहीं है, लेकिन ऐसा ज़रूर कहते हैं कि ये रिफरेंडम के बाद जब इन्होंने अपना 5 साल का टाइम पीरियड आगे बढ़ाया एक्सटेंड किया उसको, तो वहाँ के जो ह्यूमन राइट्स के मेंबर थे, जो वहाँ जो डेमोक्रेसी के समर्थक थे, फॉलोअर थे, उन्होंने क्या किया, जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ एक प्रकार का रिफरेंडम के खिलाफ एक प्रकार का प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। उन्होंने एक प्रकार का रेवोल्यूशन कर दिया कि भैया आप ज़बरदस्ती मिलिट्री कूप लगा रहे हैं, मिलिट्री के बल पे आप यहाँ के जो आवाज़ है डेमोक्रेसी की या पब्लिक की जो आवाज़ है आप उसको दबा रहे हैं। इस प्रकार का उन्होंने एक प्रकार का प्रोटेस्ट शुरू कर दिया रेफरेंडम के खिलाफ। इससे जनरल परवेज मुशर्रफ को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क आर्डर, उन्होंने क्या किया, एक लीगल फ्रेमवर्क आर्डर दिया। ये सब घटना 2002 की है। उन्होंने एक आर्डर दे दिया। आर्डर में इन्होंने क्या किया, अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन, इसने क्या किया, जो पाकिस्तान का संविधान है उसको अमेंड किया। अमेंड मींस क्या, संशोधन करना, क्लियर, उसको संशोधित किया, यानी उसके कुछ रूल और रेगुलेशन को इन्होंने चेंज कर दिया। जैसे आपको पता होना चाहिए इंडिया में प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को कभी नहीं हटा सकता उसके पद से, क्लियर। प्राइम मिनिस्टर को उससे पद से तभी हटाया जा सकता है जब हाउस ऑफ पीपल में उनका मेजॉरिटी प्रूफ ना हो सके, तभी वो पद से हटाया जा सकता है। तो तो अगर ऐसा करना हो कि जैसे लाना हो कि चलो भैया अब प्रेसिडेंट ही प्राइम मिनिस्टर को हटाएगा, तो उसके लिए पार्लियामेंट्री सिस्टम में एक बिल पास कराना होता है। अगर वो बिल पास हो गया दोनों सदनों से, हाउस ऑफ पीपल से और हाउस ऑफ स्टेट, यानी लोकसभा और राज्यसभा, दोनों जगहों से अगर वो बिल पास हो गया तो कहा जाता है एक संविधान में अमेंड हुआ। पहले क्या था, प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट पद से नहीं हटा सकता था, लेकिन अमेंड करने के बाद अब क्या हो गया कि प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट पद से हटा सकता है। यही होता है अमेंडेड करना कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान संशोधन, क्लियर। तो इन्होंने संविधान एक संशोधन किया 2002 में और उसके उस संशोधन के जरिए इसने यानी खुद परवेज जी ने अपने प्रेसिडेंट पोस्ट को बहुत पावरफुल बनाया। जितने नेशनलिस्ट, जितने भी पार्टी होंगे या जितने भी कोई भी कमर्शियल पार्टी होगा या किसी प्रकार की जो पार्टी परवेज मुशर्रफ के अगेंस्ट में होगी, उन पार्टी को ये ऑन द बेस खत्म कर सकते हैं, उसे इलीगल कर सकते हैं, उसे उनकी वैल्यू से उन्हें छीन सकते हैं। ये सब कुछ जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपने हाथ में ले लिया। इतना ही नहीं, एन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल इस्टेब्लिश, इन्होंने क्या किया, एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल इस्टेब्लिश कर लिया। अब ये वर्ड आ गया, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल क्या है, देखिए जैसे इंडिया में हो गया अपना CBI एक, ठीक है, यानी पाकिस्तानी परवेज मुशर्रफ ने NSC एक अपना ग्रुप बना लिया, मिलिट्री का NSC एक ग्रुप बना लिया और इस ग्रुप के जरिए पाकिस्तान में जो भी परवेज मुशर्रफ के खिलाफ जो भी पार्टी जाएगी उसके खिलाफ NSC एक्शन लेगी और इसके एक्शन लेने पर ये जो भी कंप्लेन करेगा उस पार्टी का, जो भी इंसान का कंप्लेन अगर NSC कर देगा तो परवेज मुशर्रफ उसे डायरेक्ट पनिश करेंगे, क्लियर। ये सारा पावर परवेज मुशर्रफ ने अपने हाथों में ले लिया। आपके चैप्टर के स्टार्टिंग में इसी पाकिस्तान की एक छोटी सी स्टोरी है और इस स्टोरी से ही तमाम क्वेश्चन बने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बना, व्हाट इज लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इन 2002 बाय पाकिस्तानी प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ, पहला क्वेश्चन तो यही बना। दूसरा बना था व्हाट इज NSC, क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चंस और भी बन सकता है कि मिलिट्री को कब इस्टेब्लिश किया पाकिस्तान में। तो जो आपका ये चैप्टर का पहला टॉपिक है, ये टॉपिक यानी पाकिस्तान का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है।
हालांकि आगे फिर परवेज़ मुशर्रफ की सरकार चलती नहीं है। वो जो नेशनलिस्ट थे, जो और सब इनके विरोध करने वाले थे, वो ज़्यादा बहुत बड़ा रेवोल्यूशन कर देंगे और उसकी देन होगी कि कभी परवेज़ मुशर्रफ का तख्ता पलट जाएगा और वहाँ पे फिर से डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश होगी। तो जो परवेज़ मुशर्रफ ने वहाँ मिलिट्री कूप इस्टेब्लिश किया, इससे डेमोक्रेसी नहीं बोलते हैं, क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ आप तो इलेक्टेड ही नहीं भाई, आप तो ज़बरदस्ती वहाँ पे मिलिट्री कूप इस्टेब्लिश किए। अगर आप पब्लिक के द्वारा इलेक्टेड होते तब मैं पाकिस्तान को एक डेमोक्रेटिक कंट्री कहता, लेकिन आप तो जबरदस्ती पद पे बैठ के डेमोक्रेसी को ही खत्म कर दिया। तो आपके इस शासन को हम डेमोक्रेटिक रिजाइम नहीं कहेंगे, बल्कि इसको हम कहेंगे डिक्टेटरिज्म, यानी तानाशाही रूप। क्लियर। हालांकि आगे फिर वही होगा, परवेज़ मुशर्रफ पद से हटाए जाएंगे। और इस समय तो आप जान ही रहे हैं, परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट डेथ इशू किया है, मौत की सज़ा उन्हें दी जाएगी जिस दिन परवेज़ मुशर्रफ को अरेस्ट कर लिया जाएगा। लेकिन परवेज़ मुशर्रफ इस समय पाकिस्तान छोड़कर भाग आए हैं, तो कहा गया है उन्हें मौत की सज़ा दी जाएगी, ऐसी देखा जाएगा। वो तो वही है कि जिस समय परवेज़ मुशर्रफ का राज रहा है पाकिस्तान में, उस समय पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं था, बल्कि वहाँ पे एक डिक्टेटरशिप था, तानाशाही रूप था। लेकिन अगर मैं प्रेजेंट परिपेक्ष की बात करूँ, प्रेजेंट व्यू की बात करूँ, तो इस समय पाकिस्तान में डेमोक्रेसी धीरे धीरे इस्टेब्लिश हो रही है। इमरान खान जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं पाकिस्तान के, वो प्राइम मिनिस्टर पब्लिक के द्वारा ही इलेक्ट किए गए हैं, इसलिए वहाँ पे डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हो रही है। आज आपका वीडियो मैं यहीं पर रोक रहा हूँ, लेक्चर यहीं ख़त्म कर रहा हूँ एक ही हेडिंग पे, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो अभी तो थोड़ा इंट्रो था, मैं को सोचा आपको थोड़ा समझा दूँ चैप्टर वगैरह के बारे में, डेमोक्रेसी वगैरह, रिपब्लिक क्या होता है, बहुत बार आता है रिपब्लिकन, तो मैं सोचा पहले उस चैप्टर के बारे में थोड़ा आपको इंट्रो दे दूँ। नेक्स्ट वीडियो आपका मैं थोड़ा लंबा ले चलूँगा, उसको बनाऊँगा अच्छा खासा, क्योंकि मुझे 1-2 लेक्चर में आपका ये सिविक्स चैप्टर ख़त्म करना है। घबराओ मत, एक हेडिंग पढ़ाऊँगा, उसमें ये नहीं कि जल्दी चक्कर में मैं आपका छोड़ दूँगा टॉपिक, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं एक टॉपिक इसको पढ़ाऊँगा। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं थोड़ा और लंबा क्लास लूँगा। इस वीडियो में आप इतना ही जानिए, इंट्रोडक्शन आपने जान लिया, थोड़ा पाकिस्तानी परवेज़ मुशर्रफ के मिलिट्री कूप को आपने समझा। नेक्स्ट वीडियो में आगे इससे डिस्कस करूँगा। एक बार फिर मैं बता दूँ, आपके सिविक्स का ये चैप्टर नंबर 1 बन चुका है, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी। और आपका जो जुलाई मंथ में जो एग्ज़ाम होने वाला है 20 जुलाई के आसपास, उस एग्ज़ाम में इसी चैप्टर से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 1 सिविक्स, 1 ज्योग्राफी और 3 आपका हिस्ट्री। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इसके कुछ आगे की स्टोरी जानेंगे, कुछ और देशों को डिस्कस करेंगे, इंडियन डेमोक्रेसी के बारे में। ओके, थैंक यू।